वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। आज हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में, माई जर्नी इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक सवाल जो है बहुत सारे लोग मुझसे इन पर्सन और ऑनलाइन भी बहुत बार पूछते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आप कैसे आए, और ज़्यादातर लोगों को इसलिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप काफ़ी छोटी उम्र में इस फील्ड में आ गए हैं, तो कैसे आ गए हैं। और इसका और एक रीज़न ये भी है कि मैं जो है 22 या 23 साल का था जब मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करना मैंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए भी ये फैसिनेशन बहुत सारे लोगों को है कि भाई ये कैसे हो गया, इतनी छोटी उम्र में क्यों आप बता रहे हैं, कैसे इस फील्ड में आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी सारे लोगों को इसके जवाब मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली। हमारे घर में दोनों ही तरफ से काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं। मेजरली जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा है वो अगर आप समझते हैं तो एक मेरी माँ से है, और दूसरा इन्फ्लुएंस है वो है मेरे नाना जी और मेरे दादाजी। क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो मेडिटेशन करते थे, सोहम ध्यान करते थे, और वो काफ़ी सारी ऐसी बातें मेरे साथ किया करते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट ही यूज्ड टू टॉक टू मी अबाउट ऑल दीज फिलोसॉफिकल थिंग्स। और नाना जी जो थे वो अग्निहोत्री थे। नाउ दिस इज समथिंग स्पेशल, बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा। तो जो वैदिक जो पुरोहित होते हैं, तो पुरोहितों में कुछ लोग होते हैं जो 4 साल अध्ययन करते हैं, कुछ लोग आगे चलकर 8 साल, 10 साल, 12 साल अध्ययन भी करते हैं, घन पाठ्य होते हैं। तो वैसे खानदान से मेरे नाना जी आते थे। तो ही वॉज अ दशग्रंथी और घन पाठी, जो भी आप समझ लें, जितना भी उसमें हाईएस्ट जा सकते हैं वेद अध्ययन में, वो सारा उन्होंने किया था। पौरोहित्य में जितना भी वो पढ़ सकते थे उतना उन्होंने पढ़ा था। तो उनके घर में ही वेद पाठशाला होती थी। और अग्निहोत्र एक व्रत होता है जो वैदिक ब्राह्मण लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अग्नि नारायण का आवाहन किया जाता है, और उनके घरों में एक हवनशाला होती है जिसमें 4 कुंड होते हैं, और 4 हवन कुंड होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, 2 फीट बाय 2 फीट के होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसमें अग्नि नारायण का आवाहन किया जाता है। और ये जो है एक व्रत होता है, तो ये व्रत लेना पड़ता है। तो जब वो लेते हैं तो अग्नि नारायण का आवाहन होता है उन हवन कुंडों में, और फिर आजन्म आपको वो अग्नि जीवित रखना होता है, यानी कि वो अग्नि प्रज्वलित रखना ही व्रत है आपका। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आप कभी होटल में नहीं खाना खा सकते, प्याज लहसुन नहीं खा सकते, फिर रोज़ 4 बजे उठ के ही सुबह को आपको कुछ करना होता है, उसके रिचुअल्स करने होते हैं, फिर माध्याह्न में वापस करना होता है, यानी कि आफ्टरनून में, और फिर शाम को वापस एक बार। तो ये हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, और एकदम नेचुरल तरीके से ही वो अग्नि आपको प्रज्वलित रखना है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरह का आपको कुछ आधुनिक उपकरण वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यात्रा में भी यहाँ तक वो जो है उसका एक विधान होता था कि वो अग्नि निकाल कर किस तरीके से आपको ट्रैवल में भी आपको उसको लेके जाना है, और यात्रा भी उसके साथ ही करनी है, और यात्रा में भी उसका पूजन आपको करना है। तो ये बड़ा ही कठिन होता है। और इसके कुछ लोग होते हैं जो 5 साल के लिए ये व्रत लेते हैं, कुछ लोग 15 साल के लिए, कुछ लोग आजीवन लेते हैं। तो मेरे जो नाना जी थे उन्होंने आजीवन अग्निहोत्र लिया हुआ था, यानी कि या तो वो या तो उनकी पत्नी, उनमें से कोई एक जब तक गुजर नहीं जाता तब तक वो अग्निहोत्र या वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहेगा, और उसको जो भी करना है, उसका व्रत जो भी नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वो दोनों ही आप समझ सकते हैं कि लगभग, मतलब नाना जी तो 90 क्रॉस करने के बाद ही गए, और नानी जो है वो भी ऑलमोस्ट 90 टच करके वो गुजर गए। तो इतने साल, मतलब उन्होंने लगभग अपनी उम्र के 20-25 साल में ये व्रत लिया होगा, और वहाँ से लेकर 90 साल की उम्र तक वो करते रहे। तो लगभग 70 साल तक वो ये अग्निहोत्र उनके घर में था। और मैं हर समर वेकेशंस में वहाँ जाता था, तो मेरे को ये सौभाग्य मिला कि हर समर वेकेशन में मैं वो जो हवन कुंड होते थे उनका दर्शन लेता था। और ऐसा एक शास्त्र वचन है कि वो जो हवन कुंड होते हैं 4, अगर उसकी आप प्रदक्षिणा करते हैं तो उसको पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य भी माना जाता है। तो ये पुण्य जो है भगवान की दया से हमेशा मुझे हर समर वेकेशन में मुझे लगातार और बार बार मिलता रहा। और वो जो थे वो कर्मकांडी पंडित थे, तो उनके घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, जैसे कि गणेश याग, शतचंडी, नवचंडी, और वेद स्वाहाकार। वेद स्वाहाकार भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। वेद की हर एक ऋचा, जो वेद की हर एक श्लोक है, तो हर एक श्लोक को बोलकर एक आहुति देना, और ऐसे 4 वेदों के सारे श्लोकों की आहुति देना, इसको बोलते हैं वेद स्वाहाकार। तो ऐसे वेद स्वाहाकार मैंने देखा है अपने नाना जी के घर में, और मैं खुद इन सारे हवनों में मैं खुद उपस्थित था।
बहुत सारे ऐसे उनमें हवन थे जिनमें जो 11 या 12 लोग होते थे पुरोहित, उनमें मुझे भी बैठने का मौका मिला बचपन में। तो 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में भी मुझे वहाँ पर बैठने का मौका मिला और मैं खुद वो आहुतियाँ देता था, मंत्र पढ़ता था उनके साथ। तो ये सारे अनुभव मैंने वहाँ पर लिए। और पंचमुखी हनुमत कवच का उन्होंने स्वाहाकार किया था, तो बहुत सारे हवन उन्होंने किए। और अग्निहोत्र में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसा मैंने कहा। तो हर 15 दिन के बाद वो एक इष्टि करते थे। इष्टि एक तरह का हवन होता है और उसमें 15 या 11 ब्राह्मण होते हैं आई थिंक, उनको बुलाया जाता है, वो हवन किया जाता है, फिर भोजन करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी लोग मानते थे मेरे नाना जी को। और नाना जी जो हैं वो, उनसे मेरी बहुत सारी बातें होती थी और उनसे भी बेसिकली मेरे नाना जी जो है वो, उनको आई थिंक 2-3 अलग अलग शंकराचार्य के जो पीठ हैं, तो उनसे सबसे उनको जो है सम्मानित किया गया था। यानी कि उन्होंने उनको बुलाया और बिल्कुल स्टेज पे बुलाकर उनको कुछ जो है प्राइज मनी और कुछ उनको पारितोषिक प्राइज के तौर पे कुछ चीज़ें उनको दी गई थी, सम्मान किया गया था उनका। एक तरीके से आप कह सकते हैं अवार्ड उनको दिया गया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि इतने साल आपने ये सारी चीज़ें की। और उनके घर में जो है अग्निहोत्र 5 या 6 पीढ़ियों से था, यानी कि उनके पिताजी भी यही करते थे, उनके पिताजी के पिताजी भी यही करते थे और इस तरीके से। तो इसलिए उनका काफ़ी जो है रिस्पेक्ट था उनके सर्कल्स में। और ये शंकराचार्य वाला जो था सम्मान वगैरह, तो उसके वजह से और भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। और जब भी उनसे बात होती थी तो बात भी ऐसी ही होती थी हमारी, यानी कि नॉर्मली जो नाना और पोते के बीच में बातें होती होंगी वैसी बातें हमारे में नहीं होती थी। हमारे में जो बातें होती थी वो भी ऐसी ही चर्चाएं होती थी कि भागवत में क्या लिखा हुआ है, फिर वेद सूक्तों में क्या लिखा हुआ है, या कौन से हवन में कैसे विधान होते हैं, ये कैसे अजीबो गरीब कुछ उनके अनुभव थे जो उनको आए थे। जैसे कि पर्जन्य इष्टि नाम का एक हवन होता है, तो पर्जन्य इष्टि में 3 दिन का या 4 दिन का विधि होता है आई थिंक, जिसमें बारिश होने के लिए कुछ हवन पूजन किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में 2 या 3 बार ये पर्जन्य इष्टि उन्होंने की है और उनके पिताजी ने भी की थी, और उनका ये कहना था कि वाकई में बारिश हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी और ऐसी चीज़ें वो मुझे बताते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली वो धार्मिक ग्रंथों से और फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव से वो मुझे बताते थे। और मुझे भी बताते थे कि तुमको ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी हमारी चर्चाएं चलती थीं और मैं उनको इन एक्शन भी देखता था, यानी कि वो कैसे हवन करते हैं, कैसे वो खुद अपना आचरण रखते हैं, वो कैसे खुद उपासना करते हैं और वो अपना व्रत चलाते हैं वगैरह वगैरह। और उनके जो भाई थे 3-4 वो भी सारे यही करते थे। वो भी, उनमें से कुछ लोग तो यूएस में भी जाकर वहाँ पे मंदिर में पुरोहित बने और वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने हवन इत्यादि कराए। तो बहुत मतलब ये एक बैकग्राउंड रहा, तो इसलिए ये मैंने काफ़ी आपको डिविएशन हो गया थोड़ा, बट ये एक आप कह सकते हैं फाउंडेशन है मेरे लिए फ्रॉम अ थॉट लेवल। और मेरे जो दादाजी थे वो भी मेडिटेशन करते थे। वहाँ पे कर्म कांड ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे कोई भी ये हवन पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं होता था। मेरे दादाजी जो थे वो ज़्यादा फिलोसॉफी और किताबें पढ़ना और मेडिटेशन करना और दान धर्म करना, ये बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। और बहुत ज़्यादा गुप्त दान भी करते थे। तो वो हमारे पीठ पीछे, मतलब अगर हम कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पे भी वो ढूंढते थे कि वहाँ पे कोई आश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है या कोई आश्रम है, तो वो ढूंढ के, तो वो हमसे बचते हुए, हमसे छुपाते हुए वो चुपचाप जाके वहाँ पे कोई एक आध 1-2 लाख का चेक देके आ जाते थे। तो ऐसा भी हुआ है और हमने उनको पकड़ा है कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ये करने आए थे, आप डोनेशन देने आए हैं, हमको कुछ नहीं बताया वगैरह वगैरह। तो इस तरह के थे वो। तो ये 2 बहुत बड़े फाउंडेशन मेरे लिए हैं। और मेरी माताजी जो हैं वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं बिकॉज ऑफ माई नाना जी। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा बैकग्राउंड रहा है बेसिकली। तो समझ सकते हैं कि मेरे बचपन से ही ये सारी चीज़ें मैं सुनता आया हूँ। और 12 साल की उम्र में मैंने द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ा था। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था स्वामी विवेकानंद जी से। आज भी हूँ, प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। और उनके फिर जो है वो राजयोग नाम की एक किताब है। तो राजयोग किताब मैंने लगभग 2-3 बार पढ़ी उस वक्त, और उसमें कुछ प्राणायाम इत्यादि बताए गए हैं। तो जो 4-8-16 रेशो में एक प्राणायाम होता है, या 4-16-8 जो भी आप समझें, तो वो जो एक प्राणायाम होता है और उसमें विजुअलाइजेशन उन्होंने दिया है कुंडलिनी को लेकर। तो वो सारी चीज़ें मैं करना मैंने शुरू कर दिया वो राजयोग किताब पढ़कर अपने आप ही खुद ही।
तो ये इनिशियल एक्सपीरियंसेस थे। और बाकी मंत्र श्लोक इत्यादि तो मैं जानता ही था, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था घर में, तो मैं पढ़ता ही था। और ये मेडिटेशन या प्राणायाम भी मैंने शुरू कर दिया, वो भी मैं करता था। फिर धीरे धीरे लगभग 14-15 साल की उम्र तक परमहंस योगानंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो मेरे हाथ में आ गई। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली किताब है। 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ आई थिंक उसी वक्त बिक चुकी थी, अब तो शायद और भी ज़्यादा बिकी होंगी। आप अगर ये TRS पॉडकास्ट सुनते हैं, रणवीर अलाहाबादिया, ही ऑल्सो कीप्स टॉकिंग अबाउट दिस परमहंस योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो मैंने भी 15 साल की उम्र में ये किताब पढ़ी, बहुत प्रभावित हुआ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो किताब है, मैं मेरे बेड साइड पे लगभग 10-11 साल उसके बाद लगातार हमेशा रहता ही था वो किताब। आज भी ये किताब मेरे पास है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी फटी फूटी हालत है इसकी, लेकिन ये जो है ये तब से है मेरे पास जब से मैं 15 साल का था। तो ये तब से मेरे पास है, और तब से मैं इसको पता नहीं कितनी बार मैं खा चुका हूँ। मतलब बिल्कुल मैं इसको पढ़ पढ़ के मैंने इसको मतलब ऐसी फटी फूटी हालत में मैं लेके आया हूँ इसको। और ये मैं इतनी बार पढ़ा, मैंने बहुत प्रभावित हुआ और क्रिया योग में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई। और इनके कुछ लेसन्स होते हैं क्रिया योग में, वो मैंने मंगवाने शुरू किए, वो पढ़ने शुरू किए, फिर क्रिया योग करना शुरू किया। तो वो जो स्वामी विवेकानंद ने शुरू करके दिया था, वही आगे परमहंस योगानंद जी ने मेरे अंदर और ज़्यादा जगाया उसको। तो मैं क्रिया योग करने लग गया। फिर आगे चल के एडवांस क्रिया भी मैंने सीखी, तो क्रिया योग इनिशिएशन होता है, वो भी लिया और क्रिया योग में करता था। फिर उसमें और ज़्यादा डीप में मैं गया। फिर उसमें इनके जो डिसाइपल हैं योगानंद जी के, क्रियानंद, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है आनंद संघ, उनके भी किताबें पढ़ी, उनका भी बहुत कुछ मैं फॉलो करता था। फिर इनके गुरु भाई और डिसाइपल हैं एक स्वामी हरिहरानंद जी, उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा, तो उनकी भी मैं बातें सुनता था। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था वो सारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मंत्र, उपासना, यही सारी चीज़ें। और साथ साथ में ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, उसके साथ साथ में मेरा मंत्र जाप या कोई ना कोई, जो महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी पोथी कहते हैं उसको, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो सेंट्स के बारे में, तो वो भी सारी मैंने इस दौरान पढ़ लिया सारा। जैसे साई सच्चरित्र होता है साई बाबा का, वो पढ़ लिया। गजानन विजय, गजानन महाराज एक सेंट है, उनका है, वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद गुरुचरित्र है जो दत्तात्रेय के बारे में है, तो वो सब कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी किताबें, मतलब अनगिनत, मैं बोल नहीं सकता आपको कितनी किताबें मैंने उस ज़माने में पढ़ी हैं। और बचपन, टीनेज में ही मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। और बहुत सारे ये पारायण और पूजन, ये सारी चीज़ें मैं करता रहता था। तो यही चीज़ें आगे बढ़ती गई। और जैसे क्रिया योग और मेडिटेशन डीपन होता गया मेरा, तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ आपकी फैकल्टीज़ ओपन होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको कुछ चीज़ें अंदेशा होना आपको शुरू हो जाता है अंदर से कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो अराउंड द एज ऑफ 18-19 ईयर्स मुझे काफ़ी सारे ये मेडिटेशन से कुछ एक्सपीरियंसेस, इनर एक्सपीरियंसेस आप कह सकते हैं कि वो मुझे आ गए थे। और काफ़ी चीज़ों का अंदेशा मुझे पहले ही हो जाता था। तो ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हैं, सारे मैं यहाँ पे शेयर अभी कर भी नहीं सकता हूँ, और करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन अनुभव बहुत डीप होते चले गए। और फिर जो है उपासना और ध्यान ये करते 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 19 साल की उम्र में अचानक फिर एक मौका ऐसा आया कि मुझे ऐसे ही अंदर से लगने लगा ध्यान करते समय ही कि मुझे जो है जेमस्टोन्स पहनने हैं। और फिर मैंने ढूंढा, मैंने अपने आसपास जो उस वक्त अवेलेबल थे उनके थ्रू एक कॉन्टैक्ट निकाला, मैं वहाँ गया और मैंने 2 जेमस्टोन्स वहाँ से, उनसे रिकमेंडेशन से, मतलब हॉरोस्कोप रीडिंग कराया, और फिर मैंने जेमस्टोन्स पहन लिया। उसका मुझे अगले 1-1.5 साल में बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मुझे मिले, वो जेमस्टोन्स, और उन्होंने कुछ शांति वगैरह बोली थी उसके वजह से। फिर उसके बाद मेरा जो है, मैंने कॉलेज ख़त्म होते होते ही फाइनल ईयर में ही मैंने जो है प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया था। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई मैंने की है। फाइनल ईयर में मैंने प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए थे, कॉलेज में बिना बताए, ऑफ कोर्स, क्योंकि टीचर्स को वैसे ही शक हो गया था कि मैं काम करना शुरू कर चुका हूँ। और वो मुझे जो है ताने देते थे कि अभी तक तुम्हारा ये काम, मतलब जो है पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, तुम काम भी करने लगे। लेकिन मुझे काम पहले से जल्दी शुरू करना था, तो मैंने शुरू कर दिया था। और वो करते समय कुछ स्ट्रगल होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि ये जो जेमस्टोन्स मैंने पहनाए हैं, शायद मुझे वापस जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए। सो आई वेंट बैक टू द सेम एस्ट्रोलॉजर। इस बार उन्होंने और एक जेमस्टोन सजेस्ट किया, कुछ और चीज़ें सजेस्ट की।
इस बार मैंने जो फॉलो किया तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, इनफैक्ट मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स आए। तो यहाँ तक फिर ये कहानी हो गई कि पिछली बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, इस बार तो बिल्कुल घटिया रिजल्ट्स आए। और फिर मैं वहाँ से एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गया। वहाँ से फिर ये हो गया कि अच्छा ये अंगूठी निकाल के देखो, ये पहन के देखो, इस उंगली में पहन के देखो, दूसरी उंगली में पहन के देखो, अलग अलग मेटल्स में पहन के देखो। तो ये चलता रहता था, लेकिन ये सिर्फ मेरे तक ही सीमित था। मतलब मैंने किसी और को कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बोला नहीं, मेरे तक ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। और क्योंकि मुझे मेडिटेशन में इंटरेस्ट था तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था और बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट में करता रहता था कि यंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, यंत्र शास्त्र क्या होता है। फिर यंत्रों में अलग अलग यंत्र होते हैं कि भाई शाबर यंत्र भी होते हैं, फिर जो है ट्रेडिशनल यंत्र भी होते हैं, फिर कुछ इस्लामिक भी कुछ यंत्र वगैरह होते हैं। तो वो उर्दू अरेबिक में लिखना कैसे होता है, ये मतलब अजीब सी एक दुनिया में मैं जीता था उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वही चिंतन मनन चलता रहता था और मैं करता था ये सारी चीज़ें, किताबें खरीदता था, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखता था कि परिणाम क्या हो रहा है। इसको लेकर बहुत जिज्ञासा थी, मैं करके देखता था और जिसका रिजल्ट आता था मैं नोट डाउन कर लेता था, जिसका रिजल्ट नहीं आता था उसको मैं डिस्कार्ड कर देता था। और एक सिस्टम मेरी बननी शुरू हो गई थी वहाँ से कि किस तरीके से मुझे एलिमिनेट करना है चीज़ों को और किस तरीके से ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को सीखना है। और मैं सीखता चला गया अपने आप ही। फिर इंटीरियर डिज़ाइन करते करते एक डिमांड सामने आई ये कि वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं। सो अप अंटिल दैट पॉइंट वास्तुशास्त्र का तो कोई मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं था, बट क्योंकि डिमांड थी तो इसलिए मैंने वास्तुशास्त्र की तरफ रुख किया। और उसके बाद फिर जो है कुछ किताबें और कुछ आप समझ सकते हैं गुजरात और राजस्थान में कुछ ऐसे लोग मुझे मिले, एक्सपर्ट्स, जिनके थ्रू मुझे काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले वास्तुशास्त्र को लेकर। और वहाँ से मैंने फिर उसको डेवलप करना शुरू किया और वास्तुशास्त्र फिर मेरा कोर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन और वास्तुशास्त्र वो एक दूसरे में घुसे हुए हैं सब्जेक्ट्स। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी साल बीच में ऐसे थे कि जहाँ पर मैं आई यूज्ड टू ईट स्लीप ड्रिंक वास्तुशास्त्र, बस, मतलब दूसरा कुछ मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस वक्त हमने घर बदल दिया था अपना, और जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और ये वास्तुशास्त्र का उसमें जब मैंने अपने नए लर्निंग्स लगाए तो मैंने पाया कि हमारा जो घर है वो साउथ वेस्ट एंट्री का है, जो अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल भी मत लेना। उसका रीज़न ये है कि मैंने खुद वहाँ पे रहकर ही वास्तुशास्त्र सीखा है और वहीं पे मैंने देखा है कि इसका कितना ख़राब अनुभव होता है, और बहुत सारे लोगों को मैंने और भी देखा है कि ख़राब अनुभव आते हैं। तो वो वैसा घर था, और भी प्रॉब्लम्स थे, और वहाँ पे मैंने इसलिए फिर मुझे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली। उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत हुए, उपाय करने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मुझे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने लगा कि कैसे वास्तु काम करता है। और क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइन में था तो मैं बार बार नए नए लोगों के घर में जाता था, सबके घर में देखता था, और वो वास्तु पूछे या ना पूछे मेरे दिमाग में तो वास्तु चलता रहता था। तो मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता था, नोट डाउन भी करता रहता था। तो करते 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 एक स्टेज ऐसी आई कि वास्तुशास्त्र में काफ़ी अच्छा मेरा वो हो गया, मतलब आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो गया या रैपो हो गया, या आप ये समझ सकते हैं कि मेडिटेशन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से अलग एक लेवल पे वास्तुशास्त्र समझ में आने लगा मुझे। तो फिर ऐसे कुछ अनुभव भी हुए कि जहाँ पर मैंने किसी का घर देखा, उनकी घर की एंट्री यानी मेन एंट्रेंस कहाँ है वो देखा, और उसके बेसिस पे मैंने उस इंसान के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस कर दिए कि इनके घर में ऐसी एक औरत है, उसको ये बीमारी हुई है, या इनके घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और किसी के घर में मैं गया था, वहाँ पे मैंने बोला कि ये जो घर है यहाँ पर अच्छी मतलब वास्तु नहीं है, ये यहाँ पर जो है डिप्रेशन हो सकता है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं, किसी को लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट मैटर हो सकता है, बहुत बड़े बड़े केसेस हो सकते हैं किसी के ऊपर, तो ये वास्तु बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप जो है ये ऑफिस के लिए मत लो, ऐसा मैंने उनको बताया। और वहाँ पे बाद में उन्होंने खुद फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि पहले तो वो मुझे ये कहते रहे कि यहाँ पे तो बहुत साल से ये लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बट जब मैंने इतना सब कुछ बताया तो उन्होंने जाके चेक किया, और उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर एक औरत ने सुसाइड की हुई थी, और उसी के पति के ऊपर उसी औरत के मायके वालों ने मर्डर का केस लगाया हुआ था, और वो केस 17 साल से चल रहा था उस वक्त पे। तो फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही सरप्राइजिंग थी मेरे लिए भी, कि वास्तु देखकर किसी के बारे में कैसे बताया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली तो कुंडली देखकर दूसरों के बारे में बताते हैं। ये अजीब बात है कि वास्तु को देखकर हम लोगों के बारे में बता रहे हैं, और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मैं जस्ट अपने ऑब्जर्वेशन से मेरे मुंह से निकल गया बात करते करते, और वो सही चीज़ें हो गई हैं, और ऐसे 4-5 इंसिडेंट्स हुए। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप ये करना शुरू करते हैं तो
धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब आप एक किसी शास्त्र को मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी शास्त्र को जल्दी मास्टर कर सकते हैं। तो जब वास्तुशास्त्र हुआ, तो जब मैं वास्तु से लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया मैंने, तो फिर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना धीरे धीरे मैंने सीख ही लिया अपने आप, कि जैसे वास्तु से इंसान के बारे में कुछ बताया जा सकता है, तो हम इंसान को देखकर उसके वास्तु के बारे में भी बता सकते हैं। तो वो भी होना शुरू हो गया। तो उससे फेस रीडिंग अपने आप ही डेवलप हो गई, तो वो भी हो गया। फिर मैं फेसबुक पे कुछ लोगों के प्रोफाइल पिक्चर देख के गेस करता था कि आपकी राशि ये है, आपका बेटा है, आपके पिताजी का कुछ ऐसा व्यापार था, वगैरह वगैरह। तो मैं रैंडमली लोगों से बात करता था, पूछता था, और वो भी काफ़ी हद तक जो है सही निकलना शुरू हो गया। फिर इसमें जो है लोग मुझसे वास्तु के लिए कंसल्टेंसी लेना उन्होंने शुरू कर दिया कि आप वास्तु के लिए ही स्पेसिफिक आइए, इंटीरियर नहीं करवाना है लेकिन सिर्फ वास्तु के लिए आइए। तो वो शुरू हो गया। फिर वहाँ जब जाते थे तो लोग पूछते थे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ, और जब ये बार बार पूछने लगे तो ऑलरेडी दिमाग में एस्ट्रोलॉजी का कुछ कुछ जो पहले से था वो तो था ही, तो वो वापस यहाँ पे री इमर्ज हो गया क्योंकि लोग पूछ रहे थे। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी काफ़ी स्टडी तब तक रफली हो गया था, फिर वहाँ से और पक्का करना शुरू कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे वास्तु, फेस रीडिंग ये ऑलरेडी हो चुका था, तो फिर एस्ट्रोलॉजी करना और आसान हो गया मेरे लिए। तो एस्ट्रोलॉजी भी ठीक होनी शुरू हो गई, प्रेडिक्शंस भी सही होने शुरू हो गए। फिर एक फेज़ ऐसा आया कि जहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू कर दिया, वो और ज़्यादा आसानी के साथ सीख लिया। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ी। और वो जो वास्तु मैंने करना शुरू किया और वास्तु से एस्ट्रोलॉजी में मैं आया, ये लगभग आप समझ सकते हैं 22 या 23 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। तो उस पॉइंट तक आप समझ सकते हैं कि 10 साल हो गए थे टू ऑल माई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। यानी मैंने जब वास्तु शुरू किया, एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, तब मैं 22-23 साल का था। तो लोग समझते थे कि बच्चा है, वास्तु देखने आया है, एस्ट्रोलॉजी बता रहा है। तो लोग हंसते भी थे, कुछ मतलब बुलाते थे, अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन हंसते भी थे थोड़ा सा कि ये कौन बच्चा है, क्या बताएगा। लेकिन फिर जब मैं मुंह खोलता था, बातें करता था, तो दे यूज्ड टू गेट कन्विंस्ड एंड इम्प्रेस्ड कि अरे ऐसा हो गया। और इसका रीज़न, इसका सारा जो क्रेडिट है वो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी परवरिश और मेरे नाना जी, दादाजी और वो जो फाउंडेशन था वो जिम्मेदार है इसके लिए। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कि जो 10 साल का एक स्पैन है बिफोर दैट, कि 12 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक मेडिटेशन और मंत्र उपासना मैं रेगुलरली कर रहा था, किसी न किसी फॉर्म में। मतलब वो बदलते रहे, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में मैं उन चीज़ों से जुड़ा रहा। और बहुत सारे प्रयोग मैं करता रहा साथ साथ में, कि ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, फिर उसके क्या अनुभव आए, फिर उसको नोट डाउन किया। ये एक प्रोसेस भी मेरी बनती चली गई है, जिसके कारण मेरे लिए जो है काफ़ी आसान हो गया चीज़ों को सिस्टमैटिकली समझना, और उसमें से क्या डिस्कार्ड करना है और क्या रखना है ये मैं सीख गया। और काफ़ी मैं ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को कर पाया। और फिर वहाँ से ये पेड कंसल्टेशंस में कन्वर्ट हुआ 22-23 साल में। फिर वहाँ से आगे जो है अब आप समझ सकते हैं कि 12-13 साल अब हो चुके हैं कि मैं पेड कंसल्टेशंस कर रहा हूँ। तो ये 12-13 साल में सिर्फ पेड कंसल्टेशंस के अगर हम पकड़ते हैं तो भी 4-5 हज़ार लोग जो है मेरे पास आ चुके हैं, फॉर वास्तु, फॉर एस्ट्रोलॉजी, फॉर न्यूमरोलॉजी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। और ये लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा जारी रहेगी। मुझे लगता है ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये आध्यात्मिक विद्या है और ये काफ़ी डीप है। तो आप इसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है। तो मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ इन सारे शास्त्रों का, और मैं सीखता रहता हूँ। एवरी डे, एवरी न्यू क्लाइंट कुछ ना कुछ उनकी कुंडली से, कुछ ना कुछ उनके वास्तु से ऐसा कुछ नया निकलता है, ऐसा कोई नया प्रॉब्लम निकलता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा दिमाग जो है 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना लगा रहता है, और फिर वहाँ से कुछ एक नया निकल आता है, और वो एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ बन जाती है। और कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए सिस्टम भी मैंने अपने अपने बना लिए हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ये है मेरी स्टोरी ऑफ हाउ आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी आप कह सकते हैं। अब इसकी एक सीरीज़ बनाएंगे हम, इसको मैं आगे और भी ज़्यादा आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन की जर्नी कैसे रही, मेडिटेशन कौन से किए, उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नहीं हुए, क्या नुकसान हुए, वो भी बताऊंगा। मंत्र उपासना का मेरा रूटीन क्या है ये भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर ऑल दैट। लेकिन अभी तक की स्टोरी ये है।
और इन सारी चीज़ों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी विद्याएं मैं काफ़ी छोटी उम्र में इसलिए कर पाया बिकॉज ऑफ राइट फाउंडेशन, सही संस्कार, बचपन से ही ये सही संस्कार या सही दिशा मिलना, और फिर मंत्र उपासना और ध्यान जल्दी मेरे जीवन में आया और जो है मैं उसको करता रहा। तो उसके वजह से मैं जल्दी आया, और जल्दी आया तो फिर जो मेरा रन अप था वो भी काफ़ी लंबा रहा। उस पॉइंट से आज तक अब लगभग 20-21 साल हो गए हैं कि मैं लगातार जो है ध्यान में, मंत्रोपासना में, फिलॉसफी में, अध्ययन करने में, शास्त्र का अध्ययन करने में और लोगों को कंसल्टेशन देने में किसी न किसी रूप से मैं ऑकल्ट और इन सारी चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए ये अनुभव जो है ये मुझे काफ़ी आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर कोई मंत्र उपासना करे, ध्यान करे लगातार, तो जो भी आप करते हैं, चाहे वो शास्त्र का अध्ययन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ में कुछ इंसाइट्स डेवलप होते हैं, अंदर से कुछ प्रेरणा मिलती है और उसके वजह से एक नया काम आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का हम एपिसोड ख़त्म करेंगे। ये मेरी कहानी है कि मैं कैसे अभी तक यहाँ तक पहुँचा। आगे हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे किया करता हूँ, रूटीन क्या मेरा, और एक वीडियो में जानेंगे मंत्र का रूटीन। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए टू गेट रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।